अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 में मौजूद टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को मजीद डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और इसको रिलेट करेंगे किसके साथ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ जो कि एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। इसके अलावा बच्चों, इसी लेक्चर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो पैरामीटर हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड, इन सबको भी क्या करेंगे बच्चों? एक्सप्लेन करेंगे किसका इस्तेमाल करते हुए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करते हुए। अब बच्चों, आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन। बच्चों, उस चैप्टर में जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? उनको इस्तेमाल करेंगे। तो आपने लेक्चर के साथ बने रहना है ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। बच्चों, हमारी इस सारी डिस्कशन के बाद आप लोगों के दिमाग के अंदर एक सवाल तो जरूर आया होगा कि सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ये दोनों डिफरेंट तरह की मोशन है, तो हम इनको आपस में किस तरह से रिलेट करवा सकते हैं? बच्चों, इस सवाल का जवाब आपकी किताब ही आपको क्या करती है? प्रोवाइड करती है एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। आपकी किताब आपसे कहती है कि आप सपोज करें कि आपके पास एक टर्न टेबल है। वो जो टर्न टेबल क्या कर सकता है? अपने एक्सिस के ऊपर इस तरह से घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। आपने इस टर्न टेबल के रिम के ऊपर यानी इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर एक बॉल को क्या कर देना है? कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। ठीक है। इस टर्न टेबल के बिल्कुल नीचे आपने एक स्क्रीन रखनी है और इसके बिल्कुल ऊपर आपने बच्चों क्या लगाना है? एक लाइट सोर्स लगाना है, कुछ इस तरह से कि जब इसकी लाइट इस बॉल के ऊपर पड़े तो इस बॉल का जो प्रोजेक्शन है बच्चों, वो कहां पर बन जाए? यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बन जाए। अब बच्चों, जब आपके पास ये टर्न टेबल रेस्ट की हालत के अंदर है तो आपके पास इस बॉल का प्रोजेक्शन जो है वो स्क्रीन पे कुछ इस जगह पे बनेगा, ऐसे ही है। लेकिन जब हम क्या करेंगे बच्चों? इस टर्न टेबल को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करवाएंगे तो आपके पास ये जो बॉल है ये टर्न टेबल के साथ क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों ये बॉल मूव करके यहाँ से यहाँ जाएगी तो आपके पास स्क्रीन पे जो प्रोजेक्शन है वो मूव करके कहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। मजीद आपके पास टर्न टेबल रोटेट करेगा, बॉल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। आपके पास इसका जो प्रोजेक्शन है स्क्रीन के ऊपर वो कुछ इस जगह पे बन जाएगा। मजीद आपके पास बच्चों बॉल रोटेट करेगी और यहाँ पर आ जाएगी और आपके पास प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ बनेगा और ये सिलसिला बच्चों आपके पास चलता जाएगा। ये बॉल इस टर्न टेबल के ऊपर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता जाएगा। ठीक है। और उसका जो प्रोजेक्शन है, जिसका साया है, वो स्क्रीन के ऊपर इस तरह से बनता जाएगा। अब बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो आपके पास प्रोजेक्शन है बॉल का, क्या ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो आपका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो बॉल है, ये जिसका साया है, वो क्या कर रहा है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। अगर हम बच्चों इसके ये वाली जो पार्ट है इसको हम मेन पोजीशन कह दें तो आप देखेंगे कि जो साया है वो मेन पोजीशन के कभी आगे और कभी क्या कर रहा है बच्चों? पीछे जा रहा है। अब आपको याद होगा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी ऐसे जिस्म की मोशन जो अपनी मेन पोजीशन के कभी आगे जाए कभी क्या करे बच्चों? पीछे जाए, तो वो मोशन कौन सी मोशन कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। और ऑसिलेटरी मोशन की बच्चों हमने एक खास किस्म पढ़ी थी जिसको हमने किसका नाम दिया था? सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया था। यानी इस बॉल का जो प्रोजेक्शन है जो स्क्रीन पे बन रहा है वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब बच्चों, आपने लॉन्ग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है तो ये बातें तो आपने लिखनी ही लिखनी है, लेकिन बच्चों साथ में आप ये बात भी लिखेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो आपको समझ आ गई कि आपके पास जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये रिलेट की जा सकती है किसके साथ? सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि जैसे जैसे ये बॉल मूव करता है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कौन सी मोशन परफॉर्म करता है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब आपकी बुक ये कहती है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है किसी भी सर्कुलर बॉडी के अंदर, वो बेसिकली उसकी स्क्रीन पे, या आपको पता है स्क्रीन तो हम हर जगह इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं होती बल्कि कहां पर होती है? उस सर्कल के डायमीटर पे होती है। अब डायमीटर आप जानते हैं, डायमीटर आपके पास सर्कल के अंदर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से भी गुजरती है और सर्कल को दो पॉइंट में आपस में क्या करती है बच्चों? मिलाती भी है। ठीक है। तो आपके पास जो बच्चों इस बॉल का प्रोजेक्शन है वो कहां पर बनेगा? इस डायमीटर के ऊपर बनेगा। ये डायमीटर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है बच्चों, वर्टिकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है आपके पास। ठीक है। तो यही बात हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ ऑन एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी पार्टिकल जो क्या कर रहा है? किसी सर्कल के अंदर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है। वो अपना प्रोजेक्शन कहाँ बनाएगा? सर्कल के डायमीटर पे बनाएगा। और जो वो मोशन कर रहा होगा वो कौन सी मोशन होगी बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है, जो साया है,
वो कौन सी मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सो आई होप सो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम रिलेट करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। चलिए आए इसका थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, यानी इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। सब आपने ध्यान से हर एक चीज को सुनना है और कॉपी ले लें, पेंसिल ले लें और उसको नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस मोशन को समझने के लिए एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। और मैंने इस सर्कल के अंदर देखिए दो लाइनें लगाई हुई हैं। ये जो दो लाइनें बच्चों, ये इस सर्कल के डायमीटर है। ये आपके पास उसका वर्टिकल डायमीटर है और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। हम एक से भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक ने दो बनाए हुए हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या किया, दो बना दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर सपोज करेंगे कि एक पार्टिकल है जो कि बेसिकली पी कह देते हैं। ये पार्टिकल क्या है, पी है, और ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या कर रहा है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। जबकि इस पार्टिकल का ये जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसका सर्कल के सर्कमफेरेंस से सेंटर तक का जो फासला है वो आप जानते हैं क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। लेकिन आपकी बुक कहती है बच्चों आप इसे क्या कहें, एम्पलीट्यूड कहें। क्या कहें, एम्पलीट्यूड। आपको मैं बात बता देता हूं कि रेडियस जो है बच्चों आपके पास ऑलमोस्ट किसके बराबर है, आपके एम्पलीट्यूड के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी बुक कह रही है कि आप इसे क्या कहें, एम्पलीट्यूड ही कहें, क्योंकि ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस ना सर्कल के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट पार्ट तक का। जबकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपके पास मेन पोजीशन से मैक्सिमम फासला होता है। तो इसलिए आपकी बुक कहती है कि आप इस रेडियस को क्या रिप्रेजेंट करें, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब ये एंगुलर वेलोसिटी से आपके पास ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर बच्चों मूव कर रहे हैं। लेकिन सर्कल में मूव करते हुए किसी भी पार्टिकल के पास सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती बच्चों, उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है, जिससे आप बिल्कुल सर्कल के उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉ करते हैं। उस वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं बच्चों, वीपी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वीपी। अब आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमने प्रीवियस फर्स्ट एड के अंदर इस सर्कुलर मोशन के चैप्टर के अंदर जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है बच्चों, इसको रिलेट किया था किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और इसका जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारे केस में बच्चों ये क्या बन जाएगा, v की जगह क्या आ जाएगा, vp, r की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, x नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात बच्चों, आपके पास ये जो बेसिकली हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, और ये जो सर्कल का रेडियस है कुछ इस तरह से, ये टेंजेंट लाइन और ये सर्कल का रेडियस। बच्चों याद रखिएगा कि इन दोनों का आपस में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ये क्यों जरूरी है, ये आगे चल के हमने क्या करना है बच्चों, इस्तेमाल करना है, इसलिए आपको अभी के अभी बता रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो पार्टिकल जो बेसिकली सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली आपके पास प्रोजेक्शन बना रहा है किसके ऊपर, सर्कल के डायामीटर के ऊपर, ठीक है, कुछ यहाँ पे। और उस प्रोजेक्शन को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप कह दें कि ये सर्कल का जो डायमीटर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्शन है बच्चों, ये क्या करता है, इस सर्कल के डायमीटर के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट O के गिर्द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करेगा बच्चों, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैथमेटिकली आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी है, मैं इनको पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। Let a particle move along the circumference of a circle of radius r with uniform angular velocity of omega। आपसे कह रहा है कि लेट करें कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है, जबकि उसका सर्कल के सेंटर से जो फासला है वो रेडियस r के बराबर है, जिसको इस केस में हम क्या कह रहे हैं बच्चों, x नॉट कह रहे हैं। और जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों, ओमेगा से। जबकि उसके लीनियर वेलोसिटी बच्चों हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो हमारे केस में क्या है, vp इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, लेट क्यू बी दी प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल पी ऑन द डायमीटर। लेट करें कि आपके पास ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, इसका जो डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन बन रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, क्यू से। एज द पार्टिकल मूव्स इन द सर्कल क्यू ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन ओ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास जैसे जैसे ये जो पार्टिकल है ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा, तो आपके पास इसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, वो डायमीटर पे मीन पोजीशन ओ के गिर्द क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। अब एक और चीज जो इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं से, वो ये है कि अगर आप ध्यान से इस वाले पोर्शन को देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रही है कुछ इस तरह से। इसको आप बोलते हैं बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल की बच्चों ये जो साइड है इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको आप हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बोलते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि बेसिकली जब आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं तो आप यहाँ पर बेसिकली तीन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब चूंकि टेन थीटा हमारे इस डिस्कशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होना, तो मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहा। आपको याद रखना है कि साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। जबकि कॉस थीटा बच्चों किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। टेन थीटा का भी आपको बच्चों बता देता हूँ कि टेन थीटा बेसिकली आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के, ठीक है। लेकिन हमने इस लेक्चर के अंदर बच्चों इनका क्या करना है? इस्तेमाल करना है, तो आपने इनको अपने दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बच्चों अपने मेन लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। अब हमने मेन काम करना है, यानी बहुत सारी डेरिवेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। अब मैंने आपको बताया था कि हम पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कुछ अब हम क्या करेंगे कि इन पैरामीटर्स के लिए इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, ठीक है। क्या करते हुए? सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट करते हुए किसके साथ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो आपने हर एक चीज को ध्यान से देखना है। यहाँ पे जब बच्चे इंग्लिश लिखनी है वो आप बुक वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर वो नहीं लिखने वाला क्योंकि वो बहुत शॉर्ट सी है, उसको मजीद शॉर्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि जब भी मैं इनको बेसिकली प्रूव करना स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों? इसी तरह से एक सर्कल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दो लाइनें डायमीटर के तौर पे क्या करूंगा? ड्रॉ कर दूंगा। आप सपोज करेंगे कि आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कल के डायमीटर पे क्या सर्कल के सरकमफेरेंस पे क्या कर रहा है बच्चों? मूव कर रहे हैं। इस पार्टिकल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसका जो आपके पास सर्कल के सेंटर से फासला है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों? एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? एक्स नॉट से। इसका जो प्रोजेक्शन बन रहा है पार्टिकल का, ठीक है, सर्कल के डायमीटर के ऊपर, उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? क्यू से। जबकि आपके पास ये जो सर्कल के डायमीटर पे बनने वाला जो प्रोजेक्शन है, ये मेन पोजीशन जो फासला तय कर रहा है, उसको आप किसका नाम देते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। आपने इसको चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहली डायग्राम आ गई। हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हमारा आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एक और बात यहाँ पर आप बच्चों रिप्रेजेंट कर दें कि आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ध्यान से देखें, ये इस तरह से, ये आपके पास O, ये P और ये आपके पास क्या है बच्चों? Q। ये वाला आपके पास क्या है बच्चों? एक्स नॉट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक्स है, जबकि परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है नहीं है। तो हमारे पास कौन सी चीजें मौजूद है? बेस मौजूद है और हाइपोटेन्यूज मौजूद है, ठीक है। रेशियो किसके बराबर होती है बच्चों? ये हमारे पास बराबर होती है किसके? कॉस ऑफ थीटा के। किसके बराबर होती है? कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है। और ये किसके बराबर आता है बच्चों? आपके पास ये आता है बेसिकली हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। जो इस केस में हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास बच्चों क्या है? ओ क्यू है, जबकि हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है बच्चों? ओ पी है। और इनकी वैल्यूज हम जानते हैं। cos थीटा का फंक्शन दोबारा से लिखें, इसको इक्वल डालें, ठीक है। और क्यू की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है? एक्स है। और ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? एक्स नॉट है। और हमने क्या फाइंड करना है? हमने एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स नॉट इसके साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे cos थीटा के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा किसके? एक्स नॉट इंटू कॉस ऑफ थीटा के। एक और बात बच्चों आपने याद रखनी है कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? थीटा डिवाइडेड बाय टी के। यहाँ से अगर आप थीटा को आइसोलेट करना चाहें तो टी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी के। यानी हमने बच्चों यहाँ पे जो कॉस के साथ थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेन से हमारा पहला काम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन है वो क्या कर दी? ड्राइव कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे किस चीज के लिए बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बच्चों। तो बच्चों इसके लिए भी हम क्या करेंगे? सेम वही काम करेंगे कि हम दोबारा से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसमें दो डायमीटर ड्रॉ कर दिए हमने। एक पार्टिकल लेंगे, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर यहाँ पर, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है? यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या कर रहा है बच्चों? रोटेट कर रहे हैं। इस बेसिकली पार्टिकल का सर्कल के जो सेंटर से फासला है, ठीक है, उसको आप एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो पार्टिकल है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे सर्कल के डायमीटर पे, ठीक है, कुछ इस जगह पे। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये याद रखना है कि चूंकि हम वेलोसिटी को डील कर रहे हैं, तो हमारे पास इस पार्टिकल के पास सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी मौजूद नहीं है,
इसके पास बच्चों लीनियर वेलोसिटी भी मौजूद है जो कि बेसिकली इस पॉइंट के बिल्कुल क्या होगी, टेंजेंट होगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। और याद रखिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा किसके अंदर, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हम यही काम यहाँ पे करेंगे कि हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। ये बच्चों आपके पास इसका क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, वी पी वाई है जो कि बेसिकली हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, वी पी एक्स है जो कि बेसिकली हमारे पास हमारी लीनियर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। अब बच्चों यहाँ पर देखें तो आपके पास ये एंगल क्या है, थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इस जगह पे, ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चों, थीटा ही होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि आपके पास ये जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो उसको अब हम थीटा नहीं कह सकते। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि हमारे पास ये जो टेंजेंट लाइन होती है ये सर्कल के रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर आपके पास यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है बच्चों ओवरऑल 90 डिग्री है, तो उसमें से मैं ये थीटा माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 90 में से हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे थीटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि बेसिकली लीनियर वेलोसिटी किसके साथ बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। आई होप सो कि यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया, उस सर्कल के ऊपर मैंने एक पार्टिकल को लिया, उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी मेंशन की, ठीक है, उसका रेडियस मेंशन किया, उसकी बच्चों लीनियर वेलोसिटी हमने ड्रॉ की। फिर इसको क्या किया, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर दिया बच्चों, रिजॉल्व कर दिया, यानी उसके एक्स कंपोनेंट के अंदर और उसके वाई कंपोनेंट के अंदर। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप किसी वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो उसके एक्स कंपोनेंट के साथ बच्चों क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा आता है, और उसके वाई कंपोनेंट के साथ क्या आता है बच्चों, साइन ऑफ थीटा आता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर कर दी और यहाँ पे हमने एंगल्स को क्या कर दिया बच्चों, मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है, साया बन रहा है, ठीक है। ये जो साया है इसकी खुद की भी क्या है बच्चों, एक वेलोसिटी है, ठीक है। और वो वेलोसिटी कहाँ पर होगी बच्चों, इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। अब अगर गौर किया जाए तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो ये आपके पास साए की जो वेलोसिटी है और जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। देखें ये वाला और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है बच्चों, सेम टू सेम है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो v है वो बराबर है किसके, वी पी एक्स के बराबर है। क्योंकि बच्चों ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी पी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, कॉस ऑफ थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पर थीटा नहीं आएगा, आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एंगल मेंशन करेंगे। इसके अलावा बच्चों आपने स्टार्टिंग के अंदर ये देख लिया कि हमारे पास बेसिकली वीपी किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, एक्स नॉट इंटू ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि वीपी बच्चों किसके बराबर है, एक्स नॉट इंटू ओमेगा, और वीपी की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स नॉट ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इस टर्म को सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन मैं आसान वाला तरीका यहाँ पे लिखूंगा ताकि बच्चों जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इसको समझना क्या हो, बिल्कुल आसान हो। बच्चों हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जिसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। बच्चों इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम cos 90 माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो 90 है वो आपके पास किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, और थीटा किसका काम करेगा बच्चों, बी का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos ए की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 90, बी की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों थीटा इज इक्वल टू cos ए की जगह पे 90 cos थीटा प्लस साइन 90 साइन थीटा। अब अच्छा देखें आपके पास जो cos 90 है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। जबकि साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा, ठीक है। यानी cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बच्चों, हमारे पास साइन थीटा के बराबर है।
तो यानी हम cos 90 माइनस थीटा की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए रिप्लेसमेंट कर दें, v बराबर आ जाएगा किसके, x नॉट ओमेगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे दोबारा से वो वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं जो ऊपर हमने की थी। ठीक है, थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। एक ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मजीद इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस वाली टर्म को। ठीक है, किस तरह से बच्चों, आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास एक और आइडेंटिटी मौजूद है जिसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर बच्चों हम यहाँ से साइन थीटा को आइसोलेट करना चाहें तो किस तरह से लिखा जाएगा, देखें कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये 1 के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे साइन के ऊपर ये जो स्क्वायर आ रहा है ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों साइड पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो आ जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बच्चों आपने डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखा कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो किसके बराबर है, x ओवर x नॉट के बराबर है। यानी हम कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, x ओवर x नॉट को पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू x नॉट इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, x ओवर x नॉट। आपको पता है जब मैं इनको लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, आप इस स्क्वायर को क्या कर सकते हैं बच्चों, इंडिविजुअली इन दोनों पे अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैं कुछ यही काम करूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपके पास कॉस के ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर मौजूद है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए बच्चों आप फर्ज कर लें कि इसके नीचे भी क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे कि हम सेम नंबर से यानी एक्स नॉट स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और ऊपर भी क्या करेंगे बच्चों, एक्स नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये कुछ टर्म आपके पास इस तरह से बन जाएगी एलसीएम लेने के बाद, अंडर रूट, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ पर आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया, एक्स नॉट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, और साथ में क्या था, माइनस, और ये साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर मैं एक और सिंप्लीफिकेशन करूंगा, वो ये है, मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों, एक्स नॉट का स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट लगा दूंगा। क्या मैंने कुछ गलत किया, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चों स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, और दोबारा से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, एक्स नॉट आ जाएगा। मेरा ये करने का मकसद क्या था, वो रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। आप साथ में ओमेगा को एज इट इज लिख दें। ठीक है, और ये वाली टर्म को भी यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब अच्छा मेरा मकसद यहाँ पर ये था कि जो अंडर रूट के अंदर दो टर्म्स आपके पास बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको मैं कंबाइन करके लिख सकूं। आपने रेडिकल का लॉ पढ़ा होगा कि जब आपके पास दो क्वांटिटीज अंडर रूट के अंदर लिखी गई हो, ठीक है, तो आप इनको कंबाइन करके एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी मैं इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को क्या कर सकता हूँ, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ। देखो जिस तरह से आ जाएगा, पहले हम ओमेगा लिख लेते हैं, बड़ा सारा अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक्स नॉट के स्क्वायर को भी लिखेंगे और ये वाली टर्म को भी लिखेंगे। ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब तो देखें एक्स नॉट स्क्वायर इस एक्स नॉट स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी ये सब हम किस लिए कर रहे थे, ताकि हम इस क्वांटिटी को मजीद क्या कर सके बच्चों, सिंप्लीफाई कर सके। तो v किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा इंटू अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यानी ये सारे के सारे स्टेप हम क्या कर रहे थे बच्चों, इस वेलोसिटी की जो इक्वेशन है इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे थे। अब बच्चों इस टर्म को हम मजीद क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू को पुट करने से। ठीक है, ओमेगा हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर के अंदर डिफाइन किया है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, अंडर रूट के ओवर एम के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या करें, आप ओमेगा की जगह इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, अंडर रूट के ओवर एम इंटू के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखें ये दोनों जो आपके पास बेसिकली टर्म्स हैं ये भी क्या है, रेडिकल के अंदर है, यानी अंडर रूट के अंदर है। तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं बच्चों, इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आपकी बुक जो है वो यहाँ पर एक स्पेशल केस को डिस्कस करती है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास एक पेंडुलम है
ये पेंडुलम इस वक्त अपनी मेन पोजीशन पे है। आप इसे क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और कहाँ पे ले जाते हैं बच्चों, इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं। जब आप इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो यहाँ से मूव करता है, ठीक है, यहाँ मेन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है इनर्शिया की वजह से, ठीक है, और बहुत तेजी से यहाँ से हरकत करते हुए कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। यानी आपके पास ये कुछ इस तरह से क्या करता रहेगा बच्चों, हरकत करता रहेगा। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके पास जो बेसिकली ये पेंडुलम है, ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के एक लम्हे के लिए क्या करेगा, रुक जाएगा। यानी एक लम्हे के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये मेन पोजीशन पे आता है तो इनर्शिया की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं रुकता। यानी ये जो मेन पोजीशन है, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आपकी जो बुक है वो आपको स्पेशल केस के अंदर बेसिकली मेन पोजीशन को ही डिस्कस करने के लिए कह रही है कि जहां पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बच्चों क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एट मेन पोजीशन, बच्चों मेन पोजीशन के ऊपर आपके पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों आप ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और वो किसी चीज से माइनस हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x नॉट के ऊपर जो स्क्वायर है ये आपके अंडर रूट से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो x नॉट जो है वो अंडर रूट से क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। आप v के साथ यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर m इंटू एक्स नॉट। इसके अलावा बच्चों आप इस टर्म को जो कि बेसिकली अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, जो कि अंडर रूट के ओवर एम के बराबर है, उसको आप दोबारा से किसके इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो v मैक्सिमम बच्चों आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, एक्स नॉट इंटू ओमेगा के। ये याद करना क्यों जरूरी है बच्चों, आपके पास ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। आपके पास ये एमसीक्यूज के अंदर भी क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको याद करना जो है वो इंतहाई ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम थर्ड पैरामीटर को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सेम सिचुएशन होगी, अगेन हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर 2 डायमीटर ड्रॉ कर लिए। हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि बेसिकली सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। इसका सर्कल के सेंटर से जो फासला है वो बेसिकली एक्स नॉट के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि किसी भी सर्कल में मूव करते हुए जो पार्टिकल है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा कहां पर होता है बच्चों, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, जिसको बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। सो बेसिकली बच्चों आपके पास इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हम सर्कल के सेंटर की तरफ कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, ए पी से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए पी से। अब चूंकि ये भी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, रिजॉल्व कर देंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। उससे पहले बच्चों मैं आपके सामने यहाँ पर इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर बन रहा है वो कुछ यहाँ पर बनेगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों आप क्या करें कि इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर दें किसके अंदर, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है बच्चों वो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए पी एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और जो y कंपोनेंट है बच्चों आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप ए पी वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। याद रखिएगा ये जो एक्सेलरेशन है आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। उसके अलावा बच्चों आपके पास ये जो प्रोजेक्शन बन रहा है, जो साया बन रहा है, ठीक है, इसका अपना खुद का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, जो कि बेसिकली कहां पर होगा बच्चों, सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, कुछ इस तरफ, ठीक है। उस एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल प्रीवियस केस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके पास ये जो प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन है वो आपके पास इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के जो एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, उसके बिल्कुल क्या है, बराबर है। यानी ए आपके पास बराबर है बच्चों, एक्सेलरेशन बराबर है किसके, ए टी एक्स के, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपके पास ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर एक्स को खत्म करूंगा तो बेसिकली क्या लगाऊंगा, कॉस ऑफ थीटा लगाऊंगा। तो उसमें जो एंगल आएगा वो आपके पास बच्चों इस बार क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं बनेगी हमारे पास, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सीखी थी। बेसिकली बच्चों हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होता है, v स्क्वायर ओवर r के बराबर होता है।
जबकि v की वैल्यू हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वो किसके बराबर है, r ओमेगा के बराबर है। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस v की वैल्यू को क्या करें, यहाँ पर पुट कर दें, तो ए सी इज इक्वल टू r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दोनों पर स्क्वायर को सेपरेट कर दें, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r की एक वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल हो जाएगी, तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर के आ जाएगा। इसको हमारे केस में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है, आर किसके बराबर है, एच नॉट के बराबर है, ठीक है, और ओमेगा को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि ए पी की जगह पे आप लिख सकते हैं बच्चों एक्स नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ए बराबर आ जाएगा बच्चों किसके, एक्स नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब आप ये बात जानते हैं कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन भी आएगा, जो कि इस चीज को इंडिकेट करवाएगा कि जो प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो बेसिकली मेन पोजीशन की तरफ पॉइंट करता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहां पर होती है बच्चों, मेन पोजीशन की तरफ होती है। एक बात। दूसरा बच्चों हम यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा की जगह इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स नॉट, ठीक है, कॉज की वैल्यू इस पर पुट करते हैं, ठीक है, माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ओवर एक्स नॉट, एक्स नॉट से बच्चों एक्स नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा इसके माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर के। अब आप जानते हैं कि ओमेगा को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिफाइन किया था कि हमारे पास क्या है बच्चों, एकदम कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट रख देते हैं, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, ठीक है। अब कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल कंडीशन है किस चीज की बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो ये साबित करती है कि जब आपके पास कोई पार्टिकल जो है, जब वो सर्कल के अंदर मूव करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा डायमीटर के ऊपर, वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करेगा। आई होप सो कि बच्चों आपको ये सारी की सारी टर्म्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। आज के लिए इतने ही बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 12th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।